अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर 2 के स्टूडेंट्स से मैं मुखातिब हूँ। ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है इसमें थोड़ा सा मसला आ गया था, जिसकी वजह से मैं 5-10 मिनट लेट हो गया हूँ। इसके लिए माजरत। अभी ये स्टार्ट हो गई है। तो कल के लेक्चर में अगर आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रा मुझे कंफर्म कर दें, और स्लाइड शेयर हो रही है ये भी कंफर्म कर दें। चले गुड है, आवाज़ भी आ रही है, स्लाइड भी शेयर हो रही है, तो फिर टाइम ज़ाया नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, कल के लेक्चर में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया था, जनरल बातें की थी और पढ़ाई हमने नहीं की थी। सच आज से हम इसको प्रॉपरली पढ़ना शुरू कर देंगे। और कॉपी आई होप कि आप लोगों ने बना ली होगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज के लेक्चर में आप प्रॉपर कॉपी बना लीजिएगा, जैसी भी हो, प्रॉपर कॉपी हो वो, और प्रॉपरली आप तमाम चीज़ें लिखेंगे। ख़ास तौर पे ये जो पेपर पैटर्न मैंने ये शो किया है, ये दोबारा से शो कर दिया है मैंने। तो पेपर पैटर्न को आप काइंडली जो है वो नोट कर लें अपने पास, जिन लोगों ने नहीं लिखा। वेरी क्विकली, एज क्विक एज पॉसिबल, जितनी जल्दी आप लिख सकें, क्योंकि कल मैंने समझा दिया था। तो दोबारा इस पे जाहिर सी बात है बोर होंगे बात करने पे आप, और ये दिख भी रहा है आपको। तो एमसीक्यू 17 मार्क्स के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। 10 क्वेश्चन आपने करने आउट ऑफ 15, और 40 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 14 मार्क्स के 2 करने हैं आपने, 28 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। 85 का टोटल पेपर है, और 100 मार्क्स का पेपर होगा प्रैक्टिकल मिला के। अच्छा भाई, आगे बात करते हैं। ये तो कल आप के लेक्चर में पढ़ चुके हैं और इसको आपने देख भी लिया। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कल के आज के लेक्चर में मैं आपको कोर्स प्लान बता दूंगा। कोर्स प्लान के पूरे साल हमने कैसे चलना है, और उसी तरह बिल्कुल हम फॉलो करेंगे। हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। 1 से शुरू ना करने की वजह भी बताता हूँ मैं जब 2 शुरू करूंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 के 2 पोर्शन है, एक गैसेस का है और एक लिक्विड एंड सॉलिड का है। तो हम गैसेस वाला पोर्शन करेंगे, अभी बड़ा पोर्शन है वो। लिक्विड सॉलिड वाला भी नहीं करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 के बाद बारी आएगी 1 की। फिर चैप्टर नंबर बारी आएगी 8 की। फिर चैप्टर नंबर 6, 7, 3, 4। ठीक है, ये आ गई हमारी पूरी सीक्वेंस।
अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर पे मुझे जो है ना रिस्पॉन्स देते रहे, ताकि वो ये क्योंकि ऑनलाइन एक्टिविटी चल रही है और आप मेरे सामने नहीं है, तो मुझे पता नहीं चलता कि आपको कहाँ पे कोई इशू है, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, और फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो थोड़ी थोड़ी देर पे ना रिस्पॉन्स, क्या हाँ भाई लिख लिया आपने और बात समझ ली, इस तरह से रिस्पॉन्स आना चाहिए। अच्छा, एक ही रह गया, आप ज़रा जगह बना के लिख दीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 के बाद यहाँ रह गया चैप्टर नंबर 2। चलो जी, अब ये पूरा हो गया। ठीक है भाई, तो चैप्टर नंबर 2 के गैसेस के पोर्शन से हमने शुरू करना है। देन हम 5 करेंगे, फिर 1 करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 8, 6, 7 लिक्विड वापस करेंगे, लिक्विड सॉलिड। अच्छा, अब ये इस पूरे की जल्दी से मैं आपको वजह बता देता हूँ कि ये सीक्वेंस इस तरह से जो आपको दिख रही है, इसकी रीज़न क्या है। आपको एज अ स्टूडेंट जहन में आना आ रहा होगा कि भाई इस तरह से डिज़ाइन है, क्यों है। ठीक है भाई, अब इसकी देखिए वजह क्या है। चैप्टर नंबर 1 से शुरू ना करने की रीज़न ये है कि चैप्टर नंबर जो 1 है इसमें थ्योरी नहीं है। ठीक, चैप्टर नंबर 1 में थ्योरी नहीं है। चैप्टर नंबर 1 में टोटल न्यूमेरिकल्स हैं। टोटल न्यूमेरिकल का मतलब कि पहले लेक्चर में डेफिनेशन 1-2 आएंगी, उसके बाद जो न्यूमेरिकल शुरू होगा, तो उसके बाद फिर वो आखिरी टॉपिक तक न्यूमेरिकल ही चलता रहेगा। और क्योंकि आपका 1 साल का गैप आया हुआ है, 9 में केमिस्ट्री पढ़ी थी, उसके बाद से पढ़ी नहीं है। उसके बाद 9 में भी न्यूमेरिकल्स आपने कुछ खास नहीं किए, बहुत मामूली से किए। तो केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो उस पर कंफर्टेबल नहीं है आप लोग, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने बहुत अरसे से केमिस्ट्री छोड़ी भी थी, जाहिर सी बात है। तो डायरेक्ट से अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 शुरू कराऊं लकीर के फ़कीर की तरह कि भाई चैप्टर 1 है, फिर 2 है, लाइन से चलना है, तो उसमें क्या होगा कि आप कुछ फौरी तौर पे ना प्रेशर में आ जाएंगे। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम आ रही है ना इंग्लैंड में, प्रेशर में अगर आप क्रिकेट देखते हैं, तो आप फौरी तौर पे प्रेशर में आ जाएंगे। आप बोलेंगे यार ये पता नहीं कितनी मुश्किल क्लास आ गई यार। न्यूमेरिकल भी जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर लेवल के है, मुश्किल है, आसान तो नहीं है। तो फौरन से अचानक से पढ़ाई शुरू होते के साथ न्यूमेरिकल आ जाने में क्या होगा, आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। और जाहिर सी बात है नई क्लास है, नया माहौल है, अभी बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं रहे आप, आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बन रही है आपकी। तो उससे होगा ये कि आप जो है ना खामा खाई में टेंशन लेंगे, जो कि नहीं, मैं नहीं चाहता आप परेशान होंगे। आपको लगेगा न्यूमेरिकल आपसे हो नहीं रहे एंड सो। तो चैप्टर नंबर 2 से शुरू करने की रीज़न ये है कि एक तो ये थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल का मिक्सचर है। पहली बात, थ्योरी और न्यूमेरिकल का मिक्स, ये नहीं कि इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, पर थ्योरी न्यूमेरिकल का मिक्सचर। थ्योरी भी ठीक ठाक है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी थ्योरी मैट्रिक के फिजिक्स के चैप्टर नंबर तो भूल गया, पर किसी एक चैप्टर से मिलती जुलती है। वहां पर भी आपने गैसेस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ऐसी बातें पढ़ी है, कम पढ़ी है पर पढ़ी है। मतलब ठीक है, यहाँ ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में होगा पर पढ़ा है आपको। आपके कानों को ऐसा लगेगा कि यार ये तो सुना सुना सा है कुछ। और फिर जब इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो फौरन नहीं आएंगे। कोई मिसाल के तौर पे 4 लेक्चर के बाद न्यूमेरिकल्स आते हैं, या 3 लेक्चर के बाद, 4 लेक्चर के बाद थोड़े से न्यूमेरिकल आएंगे, फिर थ्योरी आ जाएगी, फिर थोड़े न्यूमेरिकल आएंगे। तो और न्यूमेरिकल भी आसान है, फॉर्मूले वाले हैं, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। आपको लगेगा कि हाँ यार कोई नई क्लास आई है पर हैंडल होगी आराम से। आपको लगेगा कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, तो बड़ी आसान क्लास है। तो चैप्टर नंबर 2 में दोनों अच्छाई हैं, पेपर के लिहाज से तगड़ा है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, पेपर में ज़बरदस्त आता है। ये नहीं कि आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, शुरू में ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जो नहीं आती। एक तो फर्स्ट ईयर लेवल पे ये नहीं आने वाला चक्कर ही नहीं है कि ये आता है और ये नहीं आता। कोई इंपॉर्टेंट कोई गेस्ट पेपर और एस पेपर नहीं होता है भाई, पहले से बता रहा हूँ कि ये आता है और ये नहीं आता, और ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है।
ठीक है भाई, तो ये बात हो गई। तो मैंने आपको ये बात जहन में समझा दी कि चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करने की रीज़न ये है कि आप फर्स्ट के कंफर्ट लेवल पे आ जाए, रिलैक्स हो जाए। अच्छा फिर चैप्टर नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 2 से बड़ा मिलता जुलता है, तो लिहाजा 5 को 2 से कराने से बड़ा एडवांटेज होता है आपको। हालांकि चैप्टर 2 के बाद 1 पे जा सकते हैं, जब 2 खत्म हो जाएगा तो तकरीबन इतने लेक्चर हो जाते हैं कि बंदा रिलैक्स हो जाता है। पर 5 क्योंकि बहुत मिलता जुलता है 2 से, तो उसको 2 के बाद कराने में ना बड़ा रिलैक्स रहता है, टीचर भी स्टूडेंट भी। तो इसीलिए, और छोटा सा चैप्टर है 5, बहुत छोटा है, सबसे छोटा चैप्टर कहला सकता है। 8 और 5 जो है ना, दोनों बहुत छोटे चैप्टर है। तो नतीजे में ये 2 के फौरन बाद 5 पता भी नहीं चलता, शुरू होता है खत्म हो जाता है, एकदम मैचिंग हो जाती है। उसके बाद जब 2 और 5 हम कर चुके होंगे तो आप तकरीबन जो है ना एक डेढ़ महीना गुजर चुका होगा, और इतना टाइम गुजरने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके होंगे, चीज़ें समझ में आना शुरू हो चुकी होंगी, फॉर्मूले लगाना, नुमेरिकल करना आदत बन चुका होगा। फिर जब चैप्टर नंबर 1 पे आप आएंगे और आप बहुत सारे नुमेरिकल करेंगे तो आप एंजॉय करेंगे। वही नुमेरिकल जो अगर मैं आपको अभी शुरू करा दूं तो मैं कंफर्म आप अगले हफ्ते बोलेंगे यार ये तो बहुत ही, घर वालों से बोलेंगे यार ये तो मुश्किल क्लास है, केमिस्ट्री तो मुश्किल सब्जेक्ट है, ये नुमेरिकल वो नुमेरिकल, वही नुमेरिकल आप एंजॉय करेंगे और आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत मज़ेदार नुमेरिकल है। सिर्फ वजह ये है कि आप थोड़ा सा टाइम पास कर चुके होंगे पढ़ते हुए, और देन फिर आपका एक फ्लो बन जाएगा, वो चलता रहेगा। ये बात हो गई, ठीक है। ये हो गई मेरी एंड पे रीज़न, ठीक है। ये नहीं कि मैंने अंधी में डिज़ाइन किया हुआ। अच्छा उसके बाद चैप्टर नंबर 7 दिख रहा होगा आपको, मैंने हाईलाइट किया। चैप्टर नंबर 7 के बाद कोई नया न्यूमेरिकल नहीं आएगा। आई होप कि आप लोगों ने अब तक ये नोट कर लिया होगा, चैप्टर नंबर 7 के बाद कोई नया न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो क्योंकि मैंने कल के लेक्चर में आपसे एक बात कही थी, बहुत से लोग कल सभी थे बल्कि कल के लेक्चर में मैंने एक बात की थी कि आपको मुझे 90 से ऊपर नंबर दिलाने हैं कम से कम, और 90 से ऊपर नंबर दिलाने का रूल ये है कि न्यूमेरिकल पेपर में 10 आए, 11 आए, 12 आए, सारे करने हैं। कल मैंने आपसे बोला था, तो सिर्फ बोलने से काम तो नहीं चलेगा। तो देखो मैंने उसका वर्कआउट किया हुआ। चैप्टर नंबर 7 के बाद कोई नया न्यूमेरिकल नहीं होने का मतलब है कि आपके कोर्स खत्म होने से कम 3 महीने पहले और आपके बोर्ड के पेपर से कम 4 साढ़े 4 महीने पहले आपको एक भरोसा हो जाएगा कि आपको अब कोई नया न्यूमेरिकल नहीं करना। समझ रहे हैं आप बात? आपको एक भरोसा हो जाएगा एज अ स्टूडेंट कि आपको कोई नया न्यूमेरिकल नहीं करना। आपको पता होगा सर ने सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं। अब जो स्टूडेंट पढ़ने के खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मूड में ना हो, वो एक अलग बात है। अदरवाइज कोई बहाना नहीं होगा, बहाना खत्म हो जाएगा, कोई बहाना नहीं होगा। आपको पूरा टाइम मिलेगा, 3-4 महीने मिलेंगे आपको, और ये 3-4 महीने जो आपको मिलेंगे ये इनफ होंगे आपके लिए कि आप अपनी तैयारी को जितना मजबूत बना सकते हैं बनाएं। पास पेपर करें, 10 ईयर करें, 15 ईयर करें, न्यूमेरिकल के असाइनमेंट्स करें, और जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बनाएं। और ये जो 3 और 4 हैं ये बड़े तगड़े चैप्टर हैं, ये नहीं कि ये हल्के चैप्टर हैं, पर इनमें न्यूमेरिकल नहीं है, तो आप इनको आराम से पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, याद करते रहें, आराम से पढ़ते रहें। तो एट दी एंड आपकी तैयारी भी पूरी होगी, न्यूमेरिकल में आप मास्टर हुए होंगे, और फिर उसका रिफ्लेक्शन आप बोर्ड के पेपर में दे सकते हैं। तो ये इस तरह से, इस वजह से पूरी डिज़ाइनिंग की हुई है मैंने, और पिछले कई सालों से मैं इसी पैटर्न पे चल रहा हूँ, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं, तैयारी उनकी न्यूमेरिकल की बहुत मजबूत होती है, और पेपर में वो, मेरा स्टूडेंट अल्लाह का शुक्र है न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेगा तो फिर नंबर इंशाल्लाह। अब हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, पर मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल अगर आप पेपर में नहीं छोड़ते तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर ले लेंगे। ठीक बात होगी। अच्छा, तो ये मैंने आपको कोर्स प्लान शेयर कर लिया आपसे। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे वापस आते हैं। कल हमने केमिस्ट्री को डिफाइन किया था। अब यहाँ से पढ़ाई हमारी शुरू हुई और अब हमने इंशाल्लाह पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो हमने कहा था कि केमिस्ट्री जो है वो मैटर के बारे में 3 चीज़ें पढ़ती है। जहाँ पे आपको क्वेश्चन हो ना, वहाँ हाथ के हाथ कर लीजिएगा, ठीक है भाई। जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन करना हो आप हाथ के हाथ कर लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन का रूटीन यही है कि मैं मुसलसल चैट पे नज़र रहती है मेरी। तो जहाँ पर आपको मसला होगा ना, आप फ़ौरन क्वेश्चन करेंगे, मैं जवाब दे दूंगा, अदरवाइज हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री मैटर के बारे में 3 बातें पढ़ती है। नंबर 1 कॉम्पोजिशन,
कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो है क्या, आइदर वो एलिमेंट है या कंपाउंड है या मिक्सचर है। अब जिसको एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर नहीं आता वो सब्र करेगा, आगे इसकी बात करेंगे। तो पहला तजस्सुस केमिस्ट्री में पहला तजस्सुस क्या है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो है क्या, उसका नेचर क्या है, मिजाज क्या है। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन। जब आपको बनावट पता चल जाती है, कोई किसी चीज की कॉम्पोजिशन पता चल जाती है, तो आप उसको खुद बनाने के काबिल हो जाते हैं। ये बेसिक पैटर्न है, इसको रेसिपी भी कहते हैं ना, खाना पकाने। पता चल जाए कौन कौन सी चीजें हैं, क्वांटिटी कितनी कितनी है, रेशो क्या क्या है, कितनी क्या चीज डालनी है, तो इससे फायदा ये होगा कि वो चीज आप खुद बना लेंगे। तो कॉम्पोजिशन अगर पता चल रहा है कि ये एलिमेंट है तो कौन सा एलिमेंट है, कंपाउंड है तो कौन कौन से एलिमेंट हैं, फला फला नेचर पता चल जाए, तो इंसान वक्त पढ़ने पे उसको खुद बना सकता है। नंबर 1। नंबर 2 आ गई प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पढ़ने का मतलब ये है कि इंसान को पता चले कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो उसकी क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ। जो अच्छाइयाँ हैं उनको वो इस्तेमाल करेगा, जो बुराइयाँ हैं वो उनसे बचेगा। सही बात हो गई। जो अच्छाइयाँ हैं वो इंसान उसको इस्तेमाल करेगा, और जो बुराइयाँ हैं उससे बचेगा। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ ताकि आपके जहन बात माने। मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड एक चीज़ है। अब जब इंसान ने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज पढ़ी तो इंसान को पता ये चला कि कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझा देती है। जाहिर सी बात है, बगैर पढ़े तो किसी के जहन में ख्वाब में तो नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने इल्म दिया, उसको इस्तेमाल करेगा। तो प्रॉपर्टीज पढ़ने पे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझ जाती है। अब ये इंसान को बड़ी अच्छी बात लगी कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है। इंसान ने इस बात को इस्तेमाल किया और फायर एक्सटिंग्विशर बना दिए, जो कि आपने होटल और रेस्टोरेंट वगैरह में और बड़ी बड़ी शादी, मैरिज हॉल्स और जो इदारे होते हैं, बड़े बड़े ऑफिस वगैरह, वहाँ लाल कलर का सिलेंडर देखा हो, दीवारों पे लगा होता है। उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। अगर आप आज के बाद कभी जाना हो और उसको गौर से पढ़े करीब जाकर, तो उस पर लिखा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो इसका मतलब है कि इंसान ने जब प्रॉपर्टीज पढ़ी तो पता चला कि यार ये तो आग बुझाने में इस्तेमाल होती है, लिहाजा इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और वो कर रहा है। अब आपके लिए शायद ये बेकार बात हो, पर इसकी इंपॉर्टेंस उस बंदे से पूछें आप, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जिसकी किसी प्लेस पे आग लगी हो और उसने इस फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू उसको बुझा दिया हो, उससे अहमियत पूछे। वो दुआएं देगा उस साइंटिस्ट को जिसने इसको इजाद किया। और इजाद तो सही वर्ड नहीं, जिसने एक्सप्लोर किया कि हाँ भाई इससे आग बुझ जाती है। हम तो बस पढ़ के निकल जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टीज में मैंने जैसे कहा, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, दोनों बातें मिलेंगी। ये नहीं कि सिर्फ अच्छाइयाँ होती हैं। तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यही इसी गैस की बात करता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये अगर आप इनहेल करें सांस के जरिए तो ये आपके लिए पॉइजन भी है। ये नहीं कि सिर्फ अच्छाइयाँ हैं इसमें। इस मतलब आग बुझा रही है, ये अच्छाई है, लेकिन इनहेल करने पे ये आपके जो बॉडी को डैमेज करेगी, ये इसकी बुराई है। तो केमिस्ट्री ने दोनों बातें बता दी प्रॉपर्टीज पढ़ करके, भाई इसमें ये अच्छाई भी है और ये बुराई भी है। अच्छाई को इस्तेमाल करो, बुराई की वजह से इससे बचो। इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज का ताल्लुक किससे होता है, मैं लिख भी देता हूं। प्रॉपर्टीज का ताल्लुक होता है यूजेस से और प्रिवेंशन से। प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है यूजेस से एंड प्रिवेंशन। प्रिवेंशन तो बचेंगे, इसको कहते हैं यूजेस एंड प्रिवेंशन। अब आ जाओ चेंजेस पे। ठीक है, आपको पता है इंसान जो है, ये चेंजेस का वर्ड तो इंसान के मिजाज के मुताबिक है ना। इंसान को तो अपने घर का सोफा सही नहीं लगता अपनी जगह पर, और 6 महीने में वो उसकी जगह चेंज कर देता है, वो सोफा भले वही है। तो इंसान के मिजाज में चेंज शामिल है, इंसान को चीजें। अब यहाँ पे जो चेंज है ना, ये वाला चेंज नहीं है, तो मैंने ऐसे मुहावरतन बोला। यहाँ पर चेंज का मतलब है कि जो चीजें आपको अवेलेबल हैं वो तो चलो आपने पढ़ ली, इस्तेमाल भी कर ली, पर केमिस्ट्री कहती है यहाँ बात खत्म नहीं करो।
बल्कि नई चीजें बनाओ। अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म से नई चीजें बनाओ। नई चीजें जो होंगी, हाँ भाई समझे, नई जो चीजें होंगी उनके नए यूजेस होंगे। जो चीजें अवेलेबल हैं उनके थ्रू नई चीजें बनाओ ताकि उनके नए यूजेस हो। इसकी सबसे जो कॉमन एग्जांपल है, सबसे जो कॉमन इसकी एग्जांपल है वो कोविड की वैक्सीन है, जो कोरोना वायरस जिससे आप कहते हैं उसकी वैक्सीन है। कोरोना वायरस की वैक्सीन में इंसान क्या कर रहा है, कोई नई चीज थोड़ी, वो कोई डिस्कवर थोड़ी कर रहा नई चीज। जो पुराने केमिकल हैं दुनिया में हर जगह, उन्हीं को नई मेडिसिन में कन्वर्ट कर करके देख रहा है और चेकिंग चल रही है दुनिया में। अगर डिस्कवरी होती तो इंसान के बस में नहीं होती, पता नहीं कब डिस्कवर होगा। तो इसका मतलब है जो पुराने मेडिसिन अवेलेबल हैं, जो पुराने वैक्सीन अवेलेबल हैं, उनमें ही चेंजिंग करके नई वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इस बीमारी को कंट्रोल करे। अल्लाह के करम से इंसान को अल्लाह ने सलाहियत दी है और इंसान उस पर काम कर रहा है। तो रोजाना डेली लाइफ में आपको नई नई चीजें मिलती हैं, नए नए केमिकल मिलते हैं। मेकअप से लेके खाने पीने की अशिया से लेकर, पेंट से लेकर, सीमेंट से लेकर, फर्टिलाइजर से लेकर, प्लास्टिक से लेकर, ग्लास से लेकर, कितनी चीजें आपके कॉमन लाइफ में मैं गिनाता जाऊं जो कॉमन लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं और उसके बगैर आपका चारा नहीं है। सोप से लेके, डिटर्जेंट से लेके, सैनिटाइजर से लेके, हर वो चीज जो आप इस तरह की इस्तेमाल करते हैं उसमें मुसलसल चेंजिंग आ रही है और वो इम्प्रूव से इम्प्रूव होती जा रही है, नई से नई चीजें मिलती जा रही है। चलो जी, तो काफी मैंने तफसील से आपको बात बता दी कि इंसान पहले ये चाहता है कि पता चल जाए कि है क्या चीज, फिर चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टीज पढ़े, उसको इस्तेमाल करे या उससे बच जाए, और फिर उसके जरिए नई चीजें बनाता है। ये जो नई चीजें बनाने वाला सिलसिला है, यह क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह ताला ने इंसान को इसी तरह बनाया, क़यामत तक आप नई नई चीजें बनाते रहेंगे और लाइफ चलती रहेगी। तो दिस कंप्लीट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। चलिए अब लिखते हैं, अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, सवाल आपका रोमन में हो सकता है, ये कोई ये ना सोचे कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है तो मैं चैट बॉक्स में कैसे लिखूं। सवाल आपका रोमन में हो सकता है, कोई इशू नहीं है। प्राइवेट में करें, पब्लिक में करें, क्वेश्चन कर लिया करें जहां फंसे। चले लिखें, डेफिनेशन लिखें। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। जिन्होंने कॉपी बनाई हुई है वो भी लिखें, जिन्होंने अभी नहीं बनाई वो भी लिख लें और फिर फेयर कीजिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस chemistry is a branch of science deals with chemistry is a branch of science deals with chemistry is a branch of science deals with study of deals with study of deals with study of deals with study of composition properties and changes in matter. Composition properties and changes in matter. हाँ भाई, composition properties and changes in matter. अच्छा, बाद लोगों को 9 का याद आ रहा होगा, स्ट्रक्चर का वर्ड, तो वो कॉम्पोजिशन का ही सिनोनियम है, ठीक है, परेशान मत होइएगा। कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस इन मैटर। चले भाई, तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन में आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब चूंकि कॉम्पोजिशन में जिक्र आया एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, एटम, मॉलिक्यूल, बाज़ लोग कंफर्टेबल होते हैं, बाज़ को परेशानी होती है। अच्छा, आप कुछ सोचें कि अगर आपकी बेस कमज़ोर होती है, कोई अगर ये समझता है कि एलिमेंट की पेपर में डेफिनेशन आएगी, तो भाई नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ।
तो इतना मिटेलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि डेफिनेशन पेपर में आती है तो पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई इज अ कॉम्बिनेशन। कोई 5 क्लास का स्टूडेंट ये सोचे कि भाई 5 क्लास में जाकर 2 का टेबल आएगा या नहीं आएगा, तो नहीं आएगा भाई 5 क्लास में 2 का टेबल। पर वो 2 का टेबल लाइफ में कभी 1 क्लास में या नर्सरी में या प्रेप 2 में सिखाया इसलिए जाता है क्योंकि 5 तक पहुंचेंगे तो इस्तेमाल होगा। इसी तरह ये जो पढ़ाई होती है इसमें चीज़ें इसी तरह होती हैं, कुछ पेपर में आती हैं, कुछ सपोर्ट करती हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने, और जो चीज़ें पेपर में आती हैं वो समझ में आए आप। इनको बेस कहते हैं, बुनियादी चीज़ें हैं। तो एलिमेंट्स से हम शुरू कर रहे हैं, हेडिंग डाल दें एलिमेंट्स। शाबाश, हेडिंग डाल देंगे एलिमेंट्स। अच्छा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने 9 में पढ़ी थी, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का मानना ये था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम से बनती हैं, यानी अल्लाह ताला ने जो सबसे बेसिक चीज़ बनाई, पहली चीज़ जिससे बाकी सब चीज़ें बनाना मकसद था, वो एटम था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 3-4 पॉइंट थे जो कि हम डिस्कस नहीं कर रहे, हमें नहीं चाहिए अभी। सिर्फ ये एक पॉइंट चाहिए जो मैंने आपको याद दिला दिया कि डाल्टन का मानना था, बिल्कुल सही मानना था, फैक्ट है ये, कि एवरी मैटर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इनविजिबल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। दुनिया की तमाम चीज़ें कुछ ऐसे पार्टिकल से बनती हैं जो इंसानी आंख से दिखाई नहीं देते, जो कि बहुत छोटे से हैं और जो कि डिवाइड नहीं हो सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनडिविजिबल का मतलब है उससे छोटा कोई नहीं है। एटम किसी चीज़ से नहीं बनता, बस एटम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाया और फिर एटम से हर चीज़ बनी, मॉलिक्यूल भी, आयन भी, एंड सो ऑन। तो ये डाल्टन का मानना था और बिल्कुल परफेक्ट था। ये गैर मुस्लिम था वो, पर बात बिल्कुल उसने रिसर्च कोई भी कर सकता है। तो अब आपको एलिमेंट की डेफिनेशन तक लेके जाया जा सकता है कि एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि एटम से बनता है, जो कि नॉर्मल सी बात है, हर चीज़ एटम से बनती है। पर एलिमेंट की खास बात यह है कि उसमें सारे के सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं। सारे के सारे एटम क्या होते हैं? आइडेंटिकल, एक जैसे। अंग्रेजों ने ना कुछ वर्ड्स बनाए, सिमिलर, सेम, आइडेंटिकल। ये एक ही, तीनों एक ही वर्ड है या फर्क है इनमें? हाँ जी, आपसे पूछा मैंने। सिमिलर, सेम और आइडेंटिकल, इसमें तीनों वर्ड में कोई फर्क है या अलग अलग वर्ड? फर्क है, उनके लिहाज से फर्क है। सिमिलर का वर्ड वो वहां इस्तेमाल करते हैं जब कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है, कुछ ना कुछ फर्क हो सकता है, वहां वर्ड इस्तेमाल करेंगे सिमिलर। ठीक है भाई, सिमिलर का वर्ड वहां इस्तेमाल करेंगे जहाँ कुछ ना कुछ फर्क माइनर सा हो सकता है। सेम का वर्ड वहां इस्तेमाल करेंगे जहां उनके लिहाज से फर्क होना नहीं चाहिए, और एक बिल्कुल एक चांस होता है 0.001% कि भाई कुछ फर्क हो, वहां सेम इस्तेमाल करेंगे। सिमिलर में गुंजाइश रख रहे हैं वो, सेम में गुंजाइश नहीं रख रहे हैं, पर बहरहाल एक थोड़ा सा चांस होता है कि कहीं फर्क हो सकता है। और आइडेंटिकल का वर्ड अंग्रेज वहां इस्तेमाल करता है जहां पे वो सामने वाले को ये कह रहा हो कि भाई इसमें 0% फर्क हो, 0%, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। वहां उसने वर्ड निकाला आइडेंटिकल, या आइडेंटिकल का वर्ड निकाला उसने जहां पे एक सिरे से कोई फर्क नहीं हो सकता। तो एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। आयशा खुर्रम, आपको क्लियर हो गए फर्क तीनों में? तो अंग्रेज यहाँ पे सेम का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो कोई वजह है ना भाई। तो
यहाँ आपको वर्ड मिलेगा आइडेंटिकल, यानी यहाँ पे हम कहना ये चाह रहे हैं कि भाई फर्क 0% हो ही नहीं सकता, क्योंकि बना कौन रहा है? अल्लाह ताला। नेचर में खराबी हो नाउजुबिल्ला हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसमें इनफाइनाइट एटम है और वो सारे के सारे परफेक्टली आइडेंटिकल है, उनमें कोई फर्क नहीं। अब इंसान बोलता है भाई हम कैसे पहचाने कि आइडेंटिकल है कि नहीं? आपको पता है इंसान तो खुश नहीं है ना, आसानी से सामने वाले की बात मानता नहीं है। तो अब इंसान ने अगला सवाल फेंका कि भाई आइडेंटिकल हम कैसे मान लेंगे आइडेंटिकल एटम है? तो एक जवाब तो इसका प्रॉपर्टीज है, पर प्रॉपर्टीज बहुत बड़ा जवाब है ना, प्रॉपर्टीज में तो बहुत बड़ा डोमेन है, पता नहीं सैकड़ों प्रॉपर्टीज हो सकती। किताब ने कहा मामले को आसान बनाओ, उसने बोला भाई आइडेंटिकल पिक करने के लिए ये है, बड़े मशहूर हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सुने होंगे आपने। दो एटम आइडेंटिकल है या नहीं इसका पता किससे चलेगा? या तो इलेक्ट्रॉन देख लो या प्रोटॉन, दोनों ना देखो भले। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद सेम है, यानी पहले एटम का इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, तीसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, चौथे एटम का इलेक्ट्रॉन एक जैसा है, तो वो चारों के चारों एटम आइडेंटिकल कहलाएंगे। इसको 9 में आप कहते थे एटॉमिक नंबर, और ये चैप्टर नंबर 1 में दोबारा आएगा, तो मैं आपको तंग करना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने एटॉमिक नंबर का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। तो जब कोई आपसे पूछे आज क्या पढ़ा, तो आप बोलेंगे सर ने ये पढ़ाया कि एलिमेंट क्या होते हैं। पूछा बताओ भाई एलिमेंट क्या होते हैं, आपने बोला एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें तमाम के तमाम एटम एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। सामने वाले ने पूछा भाई तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो आइडेंटिकल है, तो अब आप बताओ। क्या हमें आइडेंटिकल ऐसे पता चलेगा कि उसके तमाम एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद क्या होगी? बराबर हो। अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन 10 निकले तो दूसरे, तीसरे, पांचवें 100, 1000, 10,000 जितने एटम होंगे सब में इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 ही होगी। कोई एक ऐसा एटम भी नहीं हो सकता जिसमें 10 के बजाय 9 हो या 10 के बजाय 11। तो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई सवाल? फर्स्ट ईयर A2। चलिए डेफिनेशन लिखे, फिर मैं आपसे एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल आप लोग दोगे, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आप एग्जाम्पल देना। आप लोगों का रिस्पॉन्स बिहेवियर बहुत अच्छा है, वेरी गुड। इससे पढ़ाने में इंकरेजमेंट मिलती है ज़रा, शाबाश। चलें तो एलिमेंट की हेडिंग में लिखें ऑल दो सब्सटेंसेस, डेफिनेशन है बहुत छोटी छोटी, एक लाइन भी पूरी नहीं है। ऑल दो सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। All those substances consist of identical atoms. Consist of identical atoms are called elements. All those substances consist of identical atoms are called elements. Are called elements. Para number 2 में लिखे identical atoms means ये पैरा नंबर 2 लिख रहे हैं आप। Identical atoms means atoms have identical atoms means atoms have सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर, अब जिसको एटॉमिक नंबर पे मसला है वो ब्रैकेट में लिख देगा इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सेम एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। चलो भाई, सबने डेफिनेशन अगर लिख ली है तो अब एग्जाम्पल में अपना चैट बॉक्स में एग्जाम्पल बताना शुरू करें। कॉमन लाइफ में जो आपको आसपास दिखते हैं उसमें एलिमेंट जो है, मैं जो जिनको मैं ओके दे दूंगा तो वो फिर एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे, और वो गलत होगा तो अवॉइड करना है, ठीक है? चलिए चैट बॉक्स में एग्जाम्पल लिखना शुरू करें।
सबने पार्टिसिपेट करना है क्योंकि मैंने आसान सवाल पूछा है। आसपास आपके दिख रही हैं चीज़ें, इवन आप जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ मिल जाएंगी आपको 4-5 चीज़ें जो कि एलिमेंट होंगी। आयशा खुरम ने ऑक्सीजन बोला है, बिल्कुल सही है। और सोडियम, अभी सिंबल इस्तेमाल चले, अच्छी बात है, सिंबल भी इस्तेमाल करना चाहिए। आयशा सना ने बोला है सोडियम, Na सोडियम को बोलते हैं भाई, वेरी गुड। वाटर, जो गलत जवाब है, वाटर एलिमेंट नहीं है। हाइड्रोजन बिल्कुल सही हो गया। सॉल्ट सनिया, सॉल्ट गलत जवाब है, सॉल्ट भी एलिमेंट नहीं है। कार्बन इज करेक्ट। निशा अफजाल ने गोल्ड बोला है, गोल्ड को AU लिखते हैं, तो इन्होंने AU यानी गोल्ड बोला है, बिल्कुल सही है। क्लोरीन बोला है आयशा मुस्कान ने, गुड। वजिया तुफैल ने सिलिकॉन बोला है, वेरी नाइस। SI लिखते हैं इसको, क्लोरीन को Cl लिखते हैं, इसको सिंबल बोलते हैं। फर्स्ट ईयर लेवल पे ये छोटी छोटी चीज़ें अलग से हेडिंग में नहीं होती। आयशा खुरम ने हीलियम बोला है, जी गुड, सही है। अच्छा, निस्सा अफजाल ने AG बोला है, AG में G स्मॉल आएगा और ये सिल्वर को बोलते हैं, गुड। निशा तो ज्वेलरी से बाहर नहीं आ रही है, गोल्ड उसके बाद सिल्वर। आयशा खुरम ने अल्मोनियम बोला है, AL, वेरी नाइस। सनिया तारिक ने फॉस्फोरस बोला है, वेरी नाइस। फॉस्फोरस का सिंबल होता है P। बहुत अच्छे जा रहे हो आप लोग। 10 सेकंड और लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे। अच्छा, जोआ सईद ने कैल्शियम बोला है, CA, वेरी गुड। निशा अफजाल ने कॉपर बोला है, कॉपर का की वायरिंग होती है आपके घरों में, हर घर में होगी, बिल्कुल सही बात है, CU उसका सिंबल है। आयशा खुर्रम ने पोटाशियम बोला है कि, वेरी गुड। पोटाशियम और आयशा खुर्रम और वजिया तुफैल के जवाब बिल्कुल सेम है और इसी पे हम एग्जाम्पल एंड करते हैं, गुड है। तो अब ये एग्जाम्पल की भरमार आ गई आपके पास, आप इसमें से 3-4 लिख सकते हैं, बहुत है। गोल्ड, सिल्वर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर, पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन, सिलिकॉन, वेरी नाइस। ऑल दीज आर दी एग्जाम। हर एग्जाम्पल के ब्रैकेट में उसका सिंबल भी लिखे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, और किसी का सिंबल में डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। सिंबल का पहला लेटर कैपिटल आता है, दूसरा स्मॉल आता है, और अगर एक ही है तो खैर है, कैपिटल ही है। अगली हेडिंग डालें, कंपाउंड्स। किसी को एलिमेंट या उसकी एग्जाम्पल में कोई मसला है तो बता दो। चले भाई, कंपाउंड की हेडिंग डाल दें सब। कहीं पर भी रिपीट करवाना हो तो हेजिटेट नहीं कीजिएगा। अच्छा भाई, अब कंपाउंड के लिए हमारे पास 5-7 मिनट है, जरा सुन ले, हो सकता है डेफिनेशन में अगले क्लास में लिखवाऊं। देखिए भाई, कंपाउंड में 3 बातें ध्यान में रखने वाली, 3 बातें, ठीक है। उन 3 बातों को मिला दो, डेफिनेशन बन जाएगी। पहली बात यह है कि कंपाउंड हमेशा बनता है एलिमेंट से, नंबर 1, पहली बात। जब भी एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे। आर्गुमेंट नंबर 1 कि कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एलिमेंट आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के जब वो कंबाइन होंगे, पॉइंट नंबर 2 सबसे तगड़ा है। पॉइंट नंबर 2 के जब एलिमेंट कंबाइन होंगे कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज की कुर्बानी देंगे। इस बात को केमिस्ट्री बोलती है केमिकल। केमिकल का वर्ड इस्तेमाल करती है केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब कि प्रॉपर्टीज का चेंज होना मस्ट है। यानी एलिमेंट मिलेंगे आपस में कंपाउंड बनाने के लिए, और इस तरह से मिलेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी।
वेरी क्विकली मैं आपको एक कॉमन मिसाल देता हूँ आम लाइफ की। अभी किसी ने एलिमेंट की एग्जाम्पल में एक एलिमेंट बताया सोडियम। अच्छा, एग्जाम्पल तो सब लिख चुके हैं ना, 4-5 एग्जाम्पल कम से कम लिखनी थी सबने। वैसे तो आप लोगों ने भरमार कर दी एग्जाम्पल की, पर 4-5 एग्जाम्पल कम से कम लिखनी है। अच्छा, अब मैं आपको एग्जाम्पल बनाऊं। अभी एग्जाम्पल पढ़ते हुए आपने एक एलिमेंट बताया था सोडियम। तो सोडियम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि सोडियम जो है वो इतना रिएक्टिव और हार्मफुल है कि अगर वो आप टेबल पे रख के जाएंगे ना रूम से बाहर, तो वापस आएंगे तो नहीं होगा। आपको लगेगा ये तो जादू हो गया है, एक चीज रख के गया हूं मैं, सॉलिड है और वापस आ रहा हूँ गायब। पता चला वो हवा से रिएक्शन करके गायब हो चुका हो। आप अपने हाथ पे रखेंगे, आपके हाथ को जला देगा। जलाने से मुराद ये नहीं कि वो आग वाला जलाना, खराब कर देगा। पानी में फेंकेंगे ना, धमाके करेगा, धमाके। बहुत ऐसा धमाका नहीं कि कोई चीजें तबाह हो जाए, आवाज, तगड़ी आवाज आई। तो सोडियम के बारे में मैंने आपको 3 बातें बताई जनरल सी, कि एक तो बहुत रिएक्टिव होता है, स्किन खराब कर देगा, धमाके करेगा पानी में। ये अभी आपके जहन में बैठ गई बात कि सर ने सोडियम के बारे में ये बताया। फिर एक और एलिमेंट आपने एग्जाम्पल में लिखा था, वो है क्लोरीन। लिखा था क्लोरीन, एक एलिमेंट आपने एग्जाम्पल में लिखा था। क्लोरीन के बारे में भी इसी तरह मैं आपको 1-2 बातें बता दूं। एक बात बता देता हूँ बस काम की, कि क्लोरीन जो है ना पॉइजनस गैस है। इनहेल करेंगे खांसी आना शुरू हो जाएगी। सेकेंड है कि प्रैक्टिकल में है। जब सेकेंड के प्रैक्टिकल में करा रहा होता हूँ तो ये स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जब गैस बन जाए तो रूम से बाहर चले और फैन चला जाता हूँ जोरदार। वजह क्या है? वजह है कि मैंने ये बात पढ़ी है एज अ टीचर कि क्लोरीन जो है वो इनहेल करेंगे ना आप, बुरा लगेगा, आप खांसी आएगी। ज्यादा इनहेल करेंगे अनकॉन्शियस हो जाएगा, खतरनाक है, पॉइजनस। तो सोडियम भी एक तरह से खतरनाक हुआ, स्किन छुएंगे स्किन खराब करेगा। और क्लोरीन भी एक तरह से हार्मफुल हुआ कि पॉइजनस गैस है। ये 2 बातें आपके जहन में बैठ गई। अब इन्हीं 2 एलिमेंट को, सोडियम और क्लोरीन को, अगर आप कंबाइन करें कंपाउंड बनाने के लिए, तो आपको ये मिलता है जो मैं चैट बॉक्स में लिखा, जिसको ये भी कहते हैं, सुनाओ आपने कभी? इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज को छूने में और इनहेल करने में आपको टेंशन थी, वही दोनों चीजें जब कंबाइन हो गई, तो कंबाइन होने के बाद एक ऐसी चीज बन गई जो कि आप रोज खा रहे हैं। तो क्या अगर सोडियम हार्मफुल था और अभी भी हार्मफुल हो तो क्या आप नमक खाएंगे? या क्लोरीन पॉइजनस था और अभी भी पॉइजनस हो तो क्या आप उसको खाएंगे? नहीं ना। इसका मतलब है, इससे परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकती मेरे नजदीक, जो कि आपकी डेली लाइफ की है, कि सोडियम और क्लोरीन जब तक कंबाइन नहीं हुए थे तब तक उनकी अपनी प्रॉपर्टीज थी बिल्कुल खतरनाक किस्म की इंसान के लिहाज से। और जब वो कंबाइन हो गया और उन्होंने कंबाइन होकर कंपाउंड बना लिया, तो उनकी पुरानी प्रॉपर्टीज हो गई खत्म और उनकी नई प्रॉपर्टीज आ गई, जिसमें ना वो हार्मफुल है, ना वो पानी में धमाके करेगा नमक, ना कोई और परेशानी है, उसको आप खाओ। तो ये जो राज है अल्लाह ताला ने रखा है कि जब एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। पुरानी प्रॉपर्टीज खत्म, नई प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाती हैं। वो नई प्रॉपर्टीज अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, डिबेट ही नहीं है हमारी, पर उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? चेंज। इसको बोलते हैं केमिकल कम्बिनेशन। किसी को अगर मसला है तो बताएं, ताकि मैं रेशो वाली बात क्लियर करूं। अगले लेक्चर में आपसे पूछूंगा, फिर लिखवाऊंगा। सबको ये बात क्लियर हो गई कि पहली शर्त है कि कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट्स मिलेंगे, दूसरी शर्त यह है कि उनको इस तरह से मिलाना है कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाए? चेंज हो जाए। अब रेशो फिक्स पे 2 मिनट लगाते हैं, बस 2 मिनट रह गए। रेशो फिक्स पे सुन लें गौर से। अब रेशो फिक्स के लिए एग्जांपल लेता हूं मैं पानी की। किसी ने, जोहा ने पानी को एलिमेंट में लिखा था, जो कि गलत था। ठीक है, हो जाती है गलती, मैंने क्लियर कर दी थी। पानी ये होता है, आपने कभी सुना? अब वाटर को देखकर मैसेज ये मिल रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन। इस तरह पढ़ना भी आना चाहिए आपको। जैसे NaCl को देखकर क्या मैसेज मिल रहा है? NaCl को देखकर मैसेज मिल रहा है कि एक एटम सोडियम का है, एक क्लोरीन का है।
पानी को देखकर मैसेज मिल रहा है कि 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम। अब मिसाल के तौर पे कोई इंसान ये चाहे कि भाई पानी बनाने में हाइड्रोजन 2 के बजाय 3 इस्तेमाल कर लूं, खर्चा मेरा ही पड़ेगा ना। जैसे खाना पकाते हुए आप बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा चावल ज्यादा डाल दो, खर्चा ही पड़ेगा ना, कोई बात, एहतियात हो जाएगी। तो किसी इंसान ने सोचा अपने पैसे के भरम पर कि यार हाइड्रोजन H2O है, हाइड्रोजन 2 के बजाय कंटेनर में 3 डाल दो और ऑक्सीजन 1 डालो और फॉर्मूला बना लो H3O। और ये सोचे इंसान के तीसरा हाइड्रोजन भाई मैंने डाला है, मेरा मसला है, मेरा खर्चा हो रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि पानी H2O के बजाय H3O हो जाए? हाँ भाई, क्या लगता है आपको, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं। इसका मतलब है नेचर ने ये डिसाइड कर दिया कि पानी में 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा, तो किसी इंसान के अच्छे इसको चेंज नहीं कर सकते क़यामत तक। तो ये जो रेशो है ये नेचर ने फिक्स कर दिया है, इंसान इसको एक्सप्लोर जरूर करेगा। और बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ने के बाद आप भी एज अ स्टूडेंट किसी को बता सकेंगे कि भाई ये क्यों है, ये 2 ही क्यों है। बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ने के बाद आप जवाब दे पाएंगे कि भाई ये 2 एटम ही क्यों है, तीसरा क्यों नहीं है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी तो दी है कि वो एक्सप्लोर कर ले, पढ़ ले, सीख ले, पर इंसान उसमें कोई चेंज नहीं ला सकता। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेशो इज फिक्स। तो जब भी पानी बनाएंगे आप हाइड्रोजन के 2 एटम ही लेंगे, और अगर आपने 3 एटम डाल दिए कंटेनर में तो क्या होगा, कौन बता सकता है भाई? ये बता दो, लेक्चर एंड है। अगर आपने हाइड्रोजन के 3 एटम डाले और ऑक्सीजन का 1 एटम डाला तो क्या होगा? रोमन में लिख के बता दे मुझे, इंग्लिश लिखने में मुश्किल हो जाती है। अगर आपने कंटेनर में 3 हाइड्रोजन डाल दिए और 1 ऑक्सीजन डाला तो क्या होगा? नहीं, कोई धमाका नहीं होगा यार, धमाका क्यों होगा? 14 अगस्त से बाहर आ जाए। अच्छा, टाइम ज्यादा होता तो मैं आपकी इंटरेस्टिंग बातें सुनता। हाँ, कोई और सब्सटेंस बन सकता है, पर कोई और सब्सटेंस नहीं होता है। ये अच्छा, निशा ने अच्छी बात की है, पर कोई और सब्सटेंस नहीं होता। हो भी सकता कभी किसी और एग्जाम्पल पर, इसमें नहीं है। तो इसमें क्या होगा आप सुन लें, टाइम हो गया, मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ ये बताकर कि होगा क्या कि जो 3 एटम आपने डाले हैं उसमें से 2 इस्तेमाल होंगे, पानी बनेगा। ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन डाला है आपने, 3 हाइड्रोजन डाले, तो 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इस्तेमाल होंगे, 1 ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा, पानी बनेगा। और 1 जो आपने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन डाला है वो वैसे ही पड़ा रहेगा वहां। यानी नेचर अपना काम करेगी और आपकी जो उसमें आपने जो इंटरफेरेंस करने की कोशिश की वो नहीं होगी। आपने जो एक्स्ट्रा आइटम डाला वो पड़ा रहेगा, वो प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होगा। तो सबको ये बात क्लियर हो गई, तीनों बातें, कि एलिमेंट में कौन मिलेंगे? एलिमेंट्स मिलेंगे नंबर 1, नंबर 2 इस तरह से मिलेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, पुरानी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी और नई प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। और नंबर 3 उनका मिलने का रेशो फिक्स होगा। एटम की तादाद को ना आप कम कर सकते हैं ना आप ज्यादा कर सकते हैं, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, सिवाय कि आप पढ़ सकते हैं उसको। तो दिस इज कॉल्ड के रेशो फिक्स है। ये 3 बातें होंगी तो वो जो सब्सटेंस है उसको बोलेंगे कंपाउंड। हाँ भाई, फर्स्ट एड कंपाउंड की डेफिनेशन अब अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, नहीं लिखवाऊंगा। आप में से किसी एक से सुन के डायरेक्ट लिखवाऊंगा। किसी को आज के लेक्चर में कोई परेशानी, क्योंकि टाइम हो गया लेक्चर एंड करना है। मेरी बातें अच्छी तरह क्लियर हो रही हैं आपको? क्योंकि जाहिर सी बात है आपने जिंदगी में पहली दफा पढ़ रहे हैं मुझसे आप, और जाहिर सी बात है कि आप ऑनलाइन भी पहली दफा पढ़ रहे हैं और मुझसे भी पहली दफा पढ़ रहे हैं। तो किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप फौरन बताएं। क्लियर है सब कुछ? और मजा आना चाहिए पढ़ने में, ठीक है? मजा आएगा तो पूरा साल अच्छा निकलेगा। ये बोझ बन के नहीं अच्छे नंबर आते, बोझ बन के पढ़ने से अच्छे नंबर नहीं आते। तो आपको एंजॉय, मजा आना चाहिए। चले जी, तो अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी थर्सडे को। आप में किसी एक का माइक ऑन करूंगा मैं, और उससे मैं जो भी बोले, जबरदस्ती नहीं होगी कोई, जो भी हाथ खड़ा करेगा कि हाँ सर मेरा माइक ऑन कर दे, तो उसका माइक मैं ऑन करूंगा। वो मुझे कंपाउंड की डेफिनेशन रिवाइज करके देगा और उसको लिखवा कर फिर हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। ग्रुप पे आप कोई भी सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं होता हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे अब थर्सडे को मुलाकात करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई।